बाबू आज सेकेंड चैप्टर मैनेजमेंट का मैनेजमेंट प्रोसेस इस चैप्टर से पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या मैनेजमेंट प्रोसेस होता क्या है। देखिए बाबू बोल रहा है मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल इज ऑल्सो नोन एज ट्रेडिशनल स्कूल एंड हैज बीन फाउंडेड बाय हेनरी फ्योल एंड F.W. टेलर। बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या बोला गया सर, मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल को हम लोग ट्रेडिशनल स्कूल भी बोलते हैं। और ये किसके द्वारा तैयार किया गया था, फाउंडेड करवाया किसके द्वारा गया था सर, हेनरी फ्योल और F.W. टेलर के द्वारा। अब देखिए बाबू क्या किया गया था इसके अंदर में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल को लेते हुए हम लोग को मैनेजमेंट प्रोसेस को पूरा सिस्टम को चलाना पड़ता है। डिफरेंट अप्रोच ऑफ मेथड, 3 अप्रोच है सर, कौन कौन, एक क्लासिकल अप्रोच, एक न्यू क्लासिकल अप्रोच और तीसरा सर मॉडर्न अप्रोच। तो इसके अंदर में देखिए क्या बोला गया बाबू, क्लासिकल अप्रोच के अंदर में सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बात किया जा रहा है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर में देखिए क्या बोल रहा है सर, इट इज साइंटिफिक अप्रोच टू टैकल द मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स वेयर बाय द ट्रेडिशनल एंड द कन्वेंशनल मेथड ऑफ द मैनेजमेंट। क्या बोला, ये साइंटिफिक टेक्निक है जो ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल मेथड को अपनाते हुए हम लोग क्या करेंगे, उस मैनेजमेंट का पूरा टैकल करेंगे। नेक्स्ट सर क्या बोला सर, ये इट एम्स एट परफॉर्मिंग एनी जॉब इन द बेस्ट पॉसिबल वे, एकदम अच्छा से अच्छा मिनिमम कॉस्ट में हम बेस्ट करने का कोशिश करेंगे। F.W. टेलर का पूरा नाम फ्रेडरिक विंसलो टेलर, एग्जाम में दे देता है। F.W. टेलर का पूरा नाम फ्रेडरिक विंसलो टेलर propounded the scientific management and he is also known as the father of scientific management। ठीक है सर, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर किसने दिया था, F.W. टेलर ने, इसीलिए उनको ही हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए ध्यान से बाबू, अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर scientific management is knowing exactly what you want men to do and seeing that do it the best and cheapest way। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब ही होता है कि एग्जैक्टली हम वर्कर से, मेन से क्या काम करवाना चाहते हैं और कम से कम चीपेस्ट खर्चा में और बेस्ट का प्रोसेस, बेस्ट करवाने का प्रोसेस ही क्या कहलाएगा सर, साइंटिफिक मैनेजमेंट कहलाएगा। प्रिंसिपल क्या बाबू साइंटिफिक मैनेजमेंट का, डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रू साइंस, दूसरा क्या है सर, साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ द वर्कमैन, साइंटिफिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट इंटीमेट द फ्रेंडली कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड देयर मेन। ठीक है सर, फिर क्या बोला है, फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का फीचर्स क्या बाबू, इट इज फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसीड्यूर, इट इज कंसर्न विद द कलेक्टिव एंड द कोऑपरेटिव अचीवमेंट, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोसीड्यूर, साइंटिफिक मैनेजमेंट द रेस्ट प्रिंसिपल ऑफ लॉ। यदि हम लोग साइंटिफिकली यदि सब कुछ सही फॉलो करते हैं तो बाकी सारा प्रिंसिपल ऑटोमेटिक सही से फुलफिल हो जाएगा। अब देखिए एलिमेंट ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या क्या है सर, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ वर्कमैन, दूसरा होता है सर प्लेसमेंट ऑफ वर्कमैन, सिलेक्शन के बाद प्लेसमेंट, उसके बाद बाबू ट्रेनिंग ऑफ द वर्कर, उसके बाद बाबू वर्क स्टडी, उसके बाद बाबू मेथड स्टडी, उसके बाद बाबू टाइम स्टडी, उसके बाद बाबू मोशन स्टडी, उसके बाद बाबू फैटिग स्टडी, उसके बाद रेट सेटिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ द फंक्शनल कंट्रोल इंस्टेड ऑफ द लाइन कंट्रोल। हमको फंक्शनल कंट्रोल करना पड़ेगा पूरा मैनेजमेंट को एक साथ लेकर। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ द 8 फंक्शनल बॉसेस, 8 गो बॉस को हम लोग अपॉइंट करते हैं, कौन कौन, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर, शॉप डिसिप्लिनर, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड मैन,
एंड टाइम एंड कॉस्ट टू क्लर्क। सोच रहे हैं अलग अलग के लिए मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट का एक आदमी रखा है, उसका काम ही है फॉलो करना सही काम हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट, कोऑपरेशन एंड फ्रेंडशिप बिटवीन द लेबर एंड मैनेजमेंट, कोऑपरेट करके रखना किसके द्वारा, लेबर और मैनेजमेंट के बीच में। नेक्स्ट, मेंटल रेगुलेशन सब समय बना के रखना हम लोग को इसके अंदर में आता है। आप देखिए बाबू ध्यान से, इसके बाद हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा, एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सबसे पहले क्या किया जाता है सर, इंक्रीज किया जाता है इफिशियंसी, आउटपुट इंक्रीज, वेजेस सही से बढ़ाना, एम्प्लॉय लोग को सही वेजेस देना। इसके बाद स्टैंडर्ड लिविंग को बढ़ाना, इंसेंटिव बढ़ाना, लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, प्रोडक्शन कॉस्ट को कमाना और स्पेशलाइजेशन रखना। ये क्या होता है सर, एडवांटेज है साइंटिफिक मैनेजमेंट का। लेकिन जिसका एडवांटेज होगा तो उसका डिसएडवांटेज भी होगा। आइए बाबू डिसएडवांटेज एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। डिसएडवांटेज के अंदर में देखिए सबसे पहले क्या बोलता है सर, एक्सपेंसिव, क्योंकि पूरा इतना सारा मेंटेन करना, इतना वर्कर रखना, इतना क्लर्क रखेगा, इतना बॉस रखेगा तो खर्चा तो होगा ही। तो सबसे पहला बात एक्सपेंसिव हो गया सर। नेक्स्ट, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट ना स्मॉल फर्म में एप्लीकेबल नहीं है। साइंटिफिक मैनेजमेंट सिर्फ लार्ज जो बड़ा बिजनेस है वहीं पे हम लोग एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है ना। छोटा बिजनेस में इसको हम लोग एप्लीकेबल नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम हो सकता है, लॉस ऑफ द टीम स्पिरिट, क्योंकि गाइडलाइन से ही ज़्यादा चलता है यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन से कम, ग्रुप से कम चलता है। नेक्स्ट, नैरो स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट, नैरो कैसे स्पेशलाइजेशन है सर, उसको हम क्या किए हैं, एक ग्रुप दे दिए, एक पार्ट दे दिए, एक डिपार्टमेंट दे दिए, तो वो सिर्फ उसी में स्पेशलाइज है। स्पेशलाइज तो है लेकिन वो सिर्फ उसी पार्ट में स्पेशलाइज है, वो पूरा जिंदगी सिर्फ एक ही जगह कटा दिया, ठीक है। नेक्स्ट सर, प्रॉब्लम ऑफ द मोनोटोनी, उसका लॉस ऑफ द सॉलिडेरिटी एंड द एक्सप्लेनेशन। ये सब डिफरेंट हम लोगों को क्या होता है, हम लोग को ये प्रॉब्लम होता है। आप देखिए आगे पढ़ेंगे हम लोग क्या सर, फ्यूल्स कंट्रीब्यूशन। देखिए हेनरी फ्यूल कब जन्मे थे, फ्रांस में इनका जन्म हुआ था 1841 में। हिज कंट्रीब्यूशन आर द जनरली टर्म्ड एज द ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। उनका कंट्रीब्यूशन को ऑपरेशनल मैनेजमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए बाबू, ही डिवाइडेड द मैनेजमेंट एक्टिविटीज इनटू 6 ग्रुप। इसको कितना ग्रुप में बांटा गया बाबू, 6 ग्रुप में बांटा गया है। देखिए क्या बोला है, टेक्निकल एक्टिविटीज, दूसरा सर कमर्शियल एक्टिविटीज, तीसरा सर फिनेंशियल एक्टिविटीज, चौथा सर सिक्योरिटी एक्टिविटीज, पांचवा सर अकाउंटिंग एक्टिविटीज, छठा सर मैनेजरियल एक्टिविटीज। ये 6 एक्टिविटीज को फ्यूल ने दिया था। अब इन्होंने 14 तो प्रिंसिपल भी दिया है। तो हम लोग एफ.डब्ल्यू. टेलर का और हेनरी फ्यूल का, ये दोनों का प्रिंसिपल एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल पढ़ लेते 14 तो, फिर एफ.डब्ल्यू. टेलर का भी प्रिंसिपल हम लोग देखेंगे। देखिए सर, हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल कहाँ से आया था, देखिए ध्यान से। ये बोल रहा है, ये डिस्कस हुआ है बुक टाइटल एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल टू एट जेनरेट। इस बुक से ये 14 तो प्रिंसिपल लिया गया है। पब्लिश कब हुआ था, 1960 में। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका प्रिंसिपल 14 तो क्या क्या है सर, डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रेमुनरेशन ऑफ द पर्सनल, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टैंडेबिलिटी ऑफ द टेनियर पर्सनल, इनिशिएटिव, स्पिरिट डी कॉर्प्स। याद रखिएगा, फ्यूल का हम लोग नोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी बोलते हैं, या फिर फ्यूल इज द फादर ऑफ ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। ठीक है सर, आप देखिए ध्यान से। हम लोग जो प्रिंसिपल बोले, सबसे पहले क्या बोले थे, डिवीजन ऑफ वर्क। इसका मतलब क्या हुआ सर, काम को सही आदमी को सही काम देना, काम को बांट देना। काम को क्या करना सर, बांट देना।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क बोलते हैं। जिसके पास जो एक्सपर्टीज है, जिसके पास जो चीज़ में एक्सपर्ट है, उसको हम वो काम दे देंगे करने के लिए। नेक्स्ट बाबू बोल रहा है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है सर, पावर देना। आप मैनेजमेंट के अंदर में उसको पावर दे रहे हो कि वो काम करेगा, उसको पूरा मैनेज करेगा। तो ये सिर्फ पावर दिए तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बाउंड करना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है वो मिसयूज कर ले पावर का। तो हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पड़ेगा उसको कि आपको सही रूप से ये काम करना पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर भी क्लेमिंग चलेगा, मतलब आपको भी पकड़ा जाएगा। अकाउंटेबल रखना पड़ेगा उसको, ठीक है सर। नेक्स्ट डिसिप्लिन, हमें डिसिप्लिन देना पड़ता है कि कौन आदमी कैसे कुछ काम को करेगा। डिसिप्लिन रूल गाइडलाइन बना देना। नेक्स्ट सर यूनिटी ऑफ कमांड, पूरा मैनेजमेंट जो बात कर रहे हैं, कमांड जो हो रहा है वो एक होना चाहिए, यूनिटी, एक कमांड होना चाहिए। सब एक ही आदमी बोलने वाला रहेगा, वही सबको फॉलो करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड बोलते हैं, ठीक है सर। नेक्स्ट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट क्या बोला जाता सर, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसके अंदर में क्या बोला जाता सर कि कैसे वो काम को करना है वो भी एक ही बताए, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा। कमांड और डायरेक्शन यदि एक नहीं होगा तो फिर एम्प्लॉय क्या होगा, पागल हो जाएगा। वो बोलेगा हम किसका बात सुने, फिक्स ही नहीं है, कभी बोलता है ये करने, कभी बोलता है वो ये करने, कभी ये बोलता है वो करने। डायरेक्शन भी फिक्स नहीं है, कोई बोलता है ऐसे काम करो, कोई बोलता है ऐसे काम करो। तो मैनेजमेंट के अंदर में कमांड और डायरेक्शन यूनिटी रहना चाहिए, माने एक होना चाहिए, एक जगह से ही वो चले। नेक्स्ट बाबू ध्यान से, सबऑर्डिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। हम लोगों को मैनेजमेंट में सब समय एक चीज याद रखना पड़ेगा कि कोई भी काम, कोई भी रूल, कोई भी गाइडलाइन जो बना रहे हैं वो सबके बारे में सोचते हुए बनाना है, किसी एक के बारे में सोच के नहीं। एक जनरल थिंकिंग रखना है कि सबके लिए यह सही है, तभी ये नहीं कि कुछ एक ग्रुप के लिए ये सही होगा बाकी के लिए खराब है, वैसा मैं कोई भी प्लानिंग नहीं करूंगा, वैसा मैं कोई भी नियम नहीं लागू करूंगा अपना एम्प्लॉय लोग के ऊपर। सबके बारे में सोचते हुए हम लोग को काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट सर क्या बोलता है, रेमुनरेशन ऑफ पर्सनल। हम लोग को रेमुनरेशन जो देंगे, जितना काम कर रहा है एम्प्लॉय वर्कर, उसको उस हिसाब से सैलरी मिले, उस हिसाब से उसको रेस्ट मिले, हमको ये सब भी देखना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंट्रलाइजेशन, सेम बात है कि कंट्रोल एक जगह से पूरा मैनेजमेंट में हो रहा है, एक जगह से बताया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, एक जगह से गाइडलाइन दिया जा रहा है, एक जगह से डिसिप्लिन दिया जा रहा है, कि ये सेंट्रलाइज्ड मैनर में हो रहा है और सारा चीज का एलिमेंट फिर एक ही जगह आ रहा है, सारा रिपोर्ट एक जगह आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइज बोलते हैं, कि सेंट्रलाइज मैनर में होना। तो इसको क्या बोलेंगे सर, सेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट सर स्केलर चेन, कोऑर्डिनेशन बोला था मैंने ना कि एक ग्रुप दूसरा ग्रुप के साथ सब समय क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा। एक कम्युनिटी दूसरा कम्युनिटी, एक एम्प्लॉय दूसरा एम्प्लॉय, एक वर्कर दूसरा एम्प्लॉय अपना सुपीरियर के साथ सब समय बने रहेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर चेन। सुपरवाइजर से लेकर सुपीरियर तक और सुपीरियर से लेकर सुपरवाइजर तक एक चेन बना रहना चाहिए, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर चेन बोलेंगे। उसके बाद हम लोगों को देखना है ऑर्डर। एक ऑर्डर रहेगा, जो ऑर्डर दे दिया जाएगा उसी के हिसाब से सब कोई उसको फॉलो करेगा। उसके बाद इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है कि एक नियम को फॉलो करवाना। इक्विटी का मतलब ही क्या हो गया सर, एक नियम को फॉलो करवाना, कि मैंने आपको जो बोला वो नियम सबके लिए होगा, इक्विटेबल होगा सबके लिए। मैं देख के आदमी को और वर्कर को देख के और ग्रुप को देख के मैं उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करूंगा। यदि सेम लेवल का सारा वर्कर है तो सबके लिए सेम नियम है, तो ये इक्विटी हमको मेंटेन रखना पड़ता है। नेक्स्ट सर स्टेबिलिटी ऑफ द टेन्योर पर्सनल। उसके बाद देखिए वर्कर जो होता है ना, उसका मन में सब समय एक डर रहता है, क्या, कब हमको ऑर्गेनाइजेशन से निकाल ना दिया जाए, जॉब हमको ना छोड़वा दिया जाए,
तो इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए, इस चीज़ को सही रखने के लिए हम लोगों को सब समय क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को सब समय क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड हमको फिक्स करना पड़ेगा, उसको बाउंड करना पड़ेगा। उस स्टाफ को, इस एम्प्लॉय को ये विश्वास में रखना पड़ेगा कि आप काम करिए अच्छे से, आपका जॉब छीना नहीं जाएगा। तो जॉब प्रिकॉशन उसके मन में जब रहेगा ना, वो जॉब छूटने से फियर जब नहीं रहेगा, वो डरेगा नहीं, तो वो काम को भी फ्रीली करेगा, अच्छा से करेगा, मेंटल प्रेशर में वो काम नहीं करेगा। ठीक है सर। नेक्स्ट, उसके बाद इनिशिएटिव्स, नया नया क्रिएटिविटी लाना, इनोवेशन लाना, ये सब समय हम लोग को इनिशिएटिव मैनेजमेंट के अंदर में लाते रहना पड़ता है। और लास्ट वन इज स्पिरिट दी क्रॉप्स, मतलब सबके साथ हम लोगों को पूरा संगठन में जितना भी बातें हुई है, जितना भी एलिमेंट है, 14 जो है, उसको सही से मेंटेन करते हुए, सही से ऑर्गेनाइज करते हुए, सही से संगठन बनाते हुए, सही से सबके बातों को मानते हुए, सबके बारे में सोचते हुए चलाना ही पूरा एलिमेंट क्या कहलाता है, स्पिरिट दी क्रॉप्स कहलाता है। फ्यूल का तो प्रिंसिपल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, टेलर का प्रिंसिपल करेंगे। टेलर का प्रिंसिपल देखिए, सबसे पहले क्या बोला है सर, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। क्या बोले सर, ये सर कला नहीं है जो आप करते आ रहे हो वही चलाते आओ, नहीं। साइंटिफिक प्रिंसिपल बोलता है साइंस है, कोई भी आप जो काम कर रहे हो उसका आप बताइए कैसे हुआ ये चीज़, क्यों हुआ, कहाँ से ये चीज़ आया, तो आपको साइंस बताना। ये साइंस है, रूल ऑफ थंब नहीं है कि करते आ रहे हैं बोल के किए, ऐसा बात नहीं है। नेक्स्ट सर, दूसरा पॉइंट क्या सर, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। सभी के साथ लेके चलना पड़ेगा हमें, सभी को एक साथ लेके चलना है, यूनिटी मेंटेन करके चलना है। ठीक है ना, ये हम लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल। क्या बोला, मैनेजमेंट कोऑपरेशन वाला बात है, सभी लोग एक साथ ग्रुप में काम करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे। अकेले ये काम नहीं हो सकता, अकेले मैनेजमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट, मिनिमम मैक्सिमम नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट। सब समय टारगेट करना पड़ेगा कि जितना ज़्यादा। इसीलिए एफडब्ल्यू टेलर ने क्या किया था, डिफरेंशियल वेजेज रेट सिस्टम लाए थे। क्यों, ताकि लोग जितना ज़्यादा आउटपुट करेगा मैं उसको उतना ज़्यादा पैसा दूंगा, वेजेस दूंगा। तो इससे क्या हुआ कि आउटपुट आपको ज़्यादा करना है, रेस्ट्रिक्ट नहीं कि मिनिमम इतना कर दो, मिनिमम उतना कर दो, ऐसा नहीं। एज मच एज, जितना ज़्यादा करोगे आपका एफिशिएंसी जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको वेजेज वैसा मिलेगा। ठीक है सर। उसके बाद डेवलपमेंट टू द ईच पर्सन, सभी को हम लोग डेवलप करेंगे, सभी के बारे में हम लोग सोचेंगे। फिर देखिए ध्यान से सर, इसके बाद क्या करेंगे सर, इसके बाद मैंने बताया था ना, बहुत सारा प्लानिंग को अलग अलग डिपार्टमेंट, 8 को डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। तो सबसे पहले क्या था, रूट क्लर्क। ये क्या होता है रूट क्लर्क, रूट क्लर्क इज टू स्पेसिफाई द एग्जैक्ट सीक्वेंस एंड रूट ऑफ प्रोडक्शन। ये बताता है कि किस सीक्वेंस में आपको काम करना है और कैसे करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है। नेक्स्ट देखिए, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ये क्या है सर, इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग इंस्ट्रक्शन टू द वर्कर। ये वर्कर को इंस्ट्रक्ट करेगा। नेक्स्ट देखिए बाबू क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट बोला टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये क्या करेगा, ये प्रिपेयर करेगा टाइम एंड कॉस्ट शीट ऑफ द जॉब, कौन आदमी कितना समय लिया और उसको कितना दिया जा रहा है, कितना कॉस्ट है, वो चीज। नेक्स्ट देखिए बाबू, प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर में क्या आता है सर, वो तो प्लानिंग इंचार्ज के अंदर में था। अब प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर में देखिए 4 ठो। सबसे पहले गैंग बॉस, क्या था सर, गैंग बॉस प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर में, याद रखिएगा। गैंग बॉस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग टूल्स एंड मशीन रेडी टू ऑपरेशन। गैंग बॉस का काम है मशीन को देखना, एकदम रेडी रहना चाहिए, मशीन में कोई फॉल्ट है आप ठीक कराइए, काम के समय में वो चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। नेक्स्ट, स्पीड बॉस, इसका काम है टाइमली एक्यूरेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं जॉब, टाइम से वो काम कंप्लीट हो रहा है कि नहीं वो देखना है।
नेक्स्ट सी नंबर रिपेयर बॉस, यदि कोई भी टूल्स खराब हुआ है तो गैंग बॉस रिपेयर बॉस को बोलेगा कि आइए आप ठीक करके जाइए, तो वो आके ठीक करके जाएगा। नेक्स्ट डी इंस्पेक्टर टू क्लर्क क्वालिटी, इंस्पेक्टर रखा जाता है काहे के लिए, काम जो हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं, क्वालिटी हो रहा है कि नहीं, इफेक्टिवनेस के साथ इफिशिएंसी हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट अब हम लोग आगे जब पढ़ेंगे स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन एक्टिविटी अपनाना पड़ेगा। इजी और सिंपलीफिकेशन में हम लोग को करना पड़ेगा ताकि खर्चा मेरा बचे, कॉस्ट ऑफ लेबर भी बचे और मशीन भी बचे। अब आते हैं हम लोग मेथड स्टडी, पढ़े थे ना हम लोग, इसके अंदर में क्या बोला जाता है सर, मेथड स्टडी। क्या बोलता है सर, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग टू द जॉब। क्या बोला, बोल रहा है मैक्सिमाइज इफिशिएंसी से हमको बेस्ट वे क्या है, बेस्ट वे क्या है मैक्सिमाइज इफिशिएंसी से वो हम लोगों को चूज करना। किसके अंदर में आता है सर, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी के अंदर में आता है। यूजिंग, किसको यूज करेंगे, मटेरियल को, मशीन को, मैन पावर को और कैपिटल को। मटेरियल, मशीन, मैन पावर और कैपिटल, ये चारों को यूज करते हुए कैसे हम बेस्ट वे में कोई काम को मैक्सिमाइज इफिशिएंसी से किया जाए, ये मेथड स्टडी कहलाता है। नेक्स्ट सर मोशन स्टडी, मोशन स्टडी क्या है, इट इज द साइंस ऑफ द एलिमिनेटिंग वेस्टफुल नेस रिजल्टिंग फ्रॉम यूजिंग अननेसेसरी इलिटेड इनडिसिप्लिन। क्या बोला, मोशन स्टडी का काम ही है जितना गंदा चीज यदि है प्रोसेस के अंदर में वो ई मटेरियल चीजें को हटा देना और एकदम सही चीज को लेके आगे बढ़ना। ठीक है बाबू, उसको हम लोग को आइडेंटिफाई द बेस्ट वर्क, सही काम क्या है उसको आइडेंटिफाई करना और उसको सब समय वो काम को करवाना। नेक्स्ट है टाइम स्टडी, टाइम स्टडी के अंदर में क्या होता है, इट इज टू डिटरमाइन टू स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म द वेल डिफाइंड जॉब ऑफ द objective to the time study to determine the number of the worker to employed frame the suitable incentive scheme। क्या बोला, टाइम स्टडी बताता है कि कोई काम करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम मतलब कितना समय लगना चाहिए, उसके बाद वर्कर को कितना पैसा देना चाहिए, कितना वर्कर हमको लगेगा, यदि कुछ एक्स्ट्रा काम है तो उसको हम वर्कर को कितना इंसेंटिव देंगे, ये सब चीज किसके अंदर में आता है, टाइम स्टडी के अंदर में आता है। जो बोल रहा हूँ अच्छा से पढ़िएगा, एकदम यहीं से क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ से। नेक्स्ट फैटिग्यू स्टडी, इसके अंदर में क्या बोला गया सर, फैटिग्यू स्टडी सीक्स टू द डिटरमाइन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेस्ट इंटरवल। आदमी लोग को तो रेस्ट भी चाहिए ना, वर्कर आप सब समय काम थोड़ी करते रहेगा, मशीन थोड़ी है वो, उसको भी तो रेस्ट देना है। तो कितना समय का रेस्ट मिलेगा, कितना घंटा बाद इंटरवल मिलेगा, कब छुट्टी मिलेगा, ये सब भी डिसाइड करना किसके अंदर में आता है, फैटिग्यू स्टडी के अंदर में आता है। ओके बाबू। नेक्स्ट इससे क्या होता है, इससे हम लोग का रीगेन लॉ, जो आदमी थक जाता है वो स्टेमिना को लाना, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, नींद आ रहा है रात को भी काम कर रहा है, नींद आ रहा है एक्सीडेंट हो जाएगा, तो इससे भी बचाना है। उसके बाद रिजेक्शन टू द एंड इंडस्ट्रियल सिकनेस, ऐसा भी ना हो जाए कि सारा वर्कर लोग को एक दिन में मार काम करवा रहे, 10 दिन ऐसा काम करवाए कि अगला 5 दिन काम ही बंद हो जाएगा, क्यों, सब वर्कर हॉस्पिटल में। तो हमको इस तरह से सिस्टम सेट करना पड़ेगा। ठीक है सर। नेक्स्ट डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम टेलर के द्वारा ही आया था। क्या बोला गया था, दिस सिस्टम लिंक्स द वेजेस and the productivity standard output per day is to establish the and 2 pieces rate of the used higher those who achieve। क्या बोला, इसका मतलब ही आया गया था क्या कि जो जितना ज़्यादा काम करेगा उसको हम उतना ज़्यादा पैसा देंगे। ठीक ना, स्टैंडर्ड, अपना स्टैंडर्ड से अच्छा काम करिए, आपको उतना अच्छा आपको रेमुनेशन मिलेगा। उसके साथ मेंटल रेगुलेशन के लिए भी कि माइंड उसका सही रहे, क्योंकि कोई भी आदमी हमको पता है कि उसको रेस्ट चाहिए, सोशल रेस्ट चाहिए, साइकोलॉजिकल, एक तो साइकोलॉजिकली वो स्ट्रेंथ होना चाहिए, प्लस
आदमी का रेमुनेशन भी बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन बढ़ाने का एक जरिया है। आप यदि उसको सही रेमुनेशन नहीं दोगे, सही काम उसके समय के हिसाब से नहीं करवाओगे और रेमुनेशन भी सही नहीं रहेगा, तो वो मेंटल क्या हो जाएगा, डिजीज हो जाएगा, मेंटली इलनेस हो जाएगा। तो हमको ये सब चीज़ भी देखना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट सर, क्या बोलना है सर, मेंटली हम लोग यदि सही रखेंगे तो वर्किंग कंडीशन भी सही रहेगा, वर्कर भी सही रहेगा और वो लॉयल रहेगा मैनेजमेंट के प्रति। नेक्स्ट, फेयर वर्सेस टेलर। फेयर और टेलर में डिफरेंस क्या था सर, तो ध्यान से देखिए। व्हाइल द वर्क ऑफ द टेलर कंसर्न शॉप फ्लोर, द वर्क ऑफ द फेयर कंसर्न जनरल प्रिंसिपल। क्या बोला गया, टेलर जो है ना वो शॉप फ्लोर एकदम टॉप लेवल के लिए है, लेकिन फ्यूल वाला आप जनरल, कोई भी मैनेजमेंट, कैसा भी मैनेजमेंट, छोटा बड़ा जैसा भी रहे, सब जगह एप्लीकेबल हो सकता है इजीली। नेक्स्ट सर, सो द प्रिंसिपल ऑफ द म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर। लेकिन देखा जाए तो मतलब कि हेनरी फ्यूल और टेलर दोनों को एक साथ कॉम्प्लीमेंट करता है। उसका भी कुछ चीज़ अच्छा है, इसका भी कुछ चीज़ अच्छा है। हेनरी फ्यूल और एफ.डब्ल्यू. टेलर में भी सिमिलरिटी बहुत सारा चीज़ है जो सिमिलर है, जो दोनों ही वही बोलता है। ठीक है सर। अब हम लोग आगे चलेंगे नियो क्लासिकल अप्रोच में। किस में चलेंगे सर, नियो क्लासिकल अप्रोच। इसके अंदर में सबसे पहले क्या आता है, ह्यूमन रिलेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिलेशन को सही रखना। देखिए इसके अंदर में क्या बोलता है, कौन बोला, इल्टन मायो। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा इल्टन मायो इज द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, फादर है ये। इल्टन मायो को फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के लिए माना जाता है। ही सजेस्ट द बिजनेस इंटरप्राइज द सोशल साइकोलॉजिकल प्रोसेसर इन विच द ग्रुप्स नॉर्म एक्सरसाइज द सिग्निफिकेंट। ये इसने बताया कि वर्कर लोग को, हम लोग को इमोशनली भी सही करना है, वर्कर लोग को इंक्यूरेज करना है, सिग्निफिकेंट फ्लुएंस आएगा, बिहेवियर में चेंज आएगा और काम का परफॉर्मेंस में भी चेंज आएगा। ठीक है। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आया था, ठीक है ना, वो बहुत बड़ा मल्टी सेक्टर कंपनी थी। वो क्या कर रही थी कि अपना स्टाफ के लिए एक इंडोर गेम का पूरा सुविधा करके रखा गया कि ब्रेक टाइम 2 घंटा का ड्यूरिंग ऑफिस आवर, 10 घंटा का जो ड्यूरिंग ऑफिस आवर होगा उसमें 2 घंटा 3 घंटा रेस्ट टाइम, जिसको सोना है सोएगा, जिसको खेलना है खेलेगा। ठीक ना, पार्किंग अलॉट अलग से किया है, आउटडोर के लिए गेम अलग रखा है, ताकि क्यों, इसके लिए, इससे क्या होगा कि एम्प्लॉय का माइंड क्लियर होगा, वो उसको माइंड से वो सही रहेगा, और जब साइकोलॉजिकल सही रहेगा तभी उसका मन भी रहेगा काम में। ठीक है ना। आप यदि पढ़ रहे हो तो आप यदि साइकोलॉजिकली यदि स्ट्रेंथ नहीं हो तो आपको पढ़ाई समझ में नहीं आएगा, तो आपको पहले उसको फ्रेश करना पड़ेगा, रिफ्रेश हो जाना पड़ेगा। ठीक है सर। तो यही रिफ्रेशमेंट इल्टन मायो ने दिया था। नेक्स्ट देखिए बाबू, इल्टन मायो ने बिहेवियरल अप्रोच के साथ साथ एक मैरी पार्कर फोलेंटिन में भी आई। ये इन्होंने क्या किया, बिहेवियरल अप्रोच किया, जो इंटल मायो जो दिए थे उसका एक्सटेंड किए, उसको बढ़ा के उन्होंने क्या किया, मैरी पार्कर फोल्ड अलॉन्ग विद द एसोसिएट द इम्पोज ऑन द इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर ऑफ द वर्कर्स एंड द एम्प्लॉइज ऑप्टेड। वर्कर लोग को कैसे ग्रुप में रखा जाए, कैसे संबंध सही से बनाया जाए, इसके ऊपर भी हम लोग को ध्यान दिया गया था। ये इसके ऊपर भी हम लोग को बोला गया था कि कैसे आप इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। इन्होंने मेन कंट्रीब्यूशन क्या किया, इंडिविजुअल एंड एनवायरनमेंट, लॉ सिचुएशन, लीडरशिप, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, ग्रुप ऑथोरिटी, कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटीग्रेशन। तो पार्कर फोलेट ने ये कंट्रीब्यूशन किया है। नेक्स्ट बाबू, मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच के अंदर में 2 ही पार्ट आता है। क्या सर, सबसे पहले सिस्टम अप्रोच, उसके अंदर में क्या बोला गया, सिस्टम मीन्स टू ब्रिंग द टुगेदर और टू कंबाइन अ सिस्टम इज सम ऑर्गेनाइज्ड होल
एग्जाम्पल ऑफ द कंपनी मेड बाय द पार्ट, वो सिस्टम के साथ फैशन के साथ वो काम करेगी, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम अप्रोच। और कंटीजेंसी अप्रोच का मतलब हो गया कि दिस अप्रोच रिकॉग्नाइज द मैनेजमेंट टू ओपन सिस्टम एंड अदर नो फाइनल मीन्स और गोल्स। ये कोई फाइनल गोल्स नहीं होता है, कंपनी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगी सिचुएशनल के हिसाब से वो गोल फिक्स करते जाएगा और कंपनी को आगे बढ़ाते चला जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कंटीजेंसी अप्रोच, जिसमें फिक्स गोल पहले से प्री डिटरमाइंड नहीं रहता है। ठीक है, तो ये चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया।